आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का खास न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज दिन है सोमवार और तारीख है 2 अगस्त और देश दुनिया की सभी ज़रूरी खबरों के विश्लेषण के साथ हम रहेंगे आपके साथ अगले तकरीबन आधे घंटे तक। तो किन खबरों पर करेंगे बात वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कास्ट सेंसस की। बिहार में ये टॉपिक अभी काफ़ी चर्चा में है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस मुद्दे पर नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ साथ हैं। उसके बाद बात करेंगे कोरोना की और जानेंगे आईआईटी रिसर्चर्स के उस दावे के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की। इस खबर पर बात करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि एक इंटरेस्टिंग डेटा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और वो इस बारे में है कि हिंदुस्तान में किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। इकोनॉमिक सेंसस एंड द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट है जो हम आपको बहुत ही आसान ज़बान में समझाएंगे। बताएंगे कि एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, सर्विस, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कितने लोग हैं और वो कहाँ काम करते हैं। और आखिर में चलेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ और जानेंगे कि कैसा रहा आज का दिन भारत के लिए। तो होगा ये सब कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस प्रतिज्ञा से। संसद में आज के सत्र का आगाज भी नारेबाजी और शोरगुल के बीच हुआ। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली स्टार शटलर पीवी सिंधु को बधाई दी गई। इसी के साथ आज लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पास हुआ, तो वहीं राज्यसभा में द इनलैंड वेसल्स बिल 2021 को पास किया गया। वहीं आज संसद परिसर में अंबेडकर की मूर्ति के पास एक पतंग कटकर आकर गिरी, जिसके बाद संसद के सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। एनएसजी की अचानक हरकत से संसद परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर की जांच के बाद सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि पतंग के साथ कोई संदिग्ध वस्तु नहीं आई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड-19 रोधी वैक्सीन की स्थानीय परीक्षणों के लिए मंजूरी दिए जाने को लेकर अपना आवेदन वापस ले लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने भारतीय दवा नियामक के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वह अभी भी भारत सरकार के साथ अपने वैक्सीन को लेकर बातचीत कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कोर्ट से झटका लगा है। रामपुर जिला जज ने आजम खान की अपील को खारिज करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को गिराने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट के अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब यूनिवर्सिटी का गेट गिराया जाएगा। महिलाओं की ओलंपिक में जीत के बहाने सपा सांसद जया बच्चन ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करती हैं कि देश को अगली बार यानी साल 2024 में महिला प्रधानमंत्री मिले। जया बच्चन ने ये बयान तब दिया जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। तालिबान को उसके मंसूबे पूरे करने से रोकने के लिए एएनडीएसएफ के जवान जान की बाजी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों में अब तक विभिन्न प्रांतों में उन्होंने तालिबान के 254 लड़ाके मार गिराए। इसके साथ ही फोर्स ने 13 आईईडी भी बरामद करके डिफ्यूज किए हैं। अफगान विदेश मंत्रालय के मुताबिक तालिबान ने 183 जिला केंद्र और 19 सीमावर्ती जिलों को कब्जा किया हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक में घुड़सवारी में भारत के फवाद मिर्जा जंपिंग इवेंट के फाइनल में 23वें स्थान पर रहे। वहीं भारत की कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में 6ठे स्थान पर रहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 63.70 मीटर का रहा। इसी के साथ वो ये मुकाबला हार गईं और मेडल नहीं जीत सकी। देश में इस समय जाति जनगणना का मुद्दा फिर से छाया हुआ है। विपक्ष के साथ साथ अब एनडीए के भीतर से भी जाति के आधार पर लोगों की गिनती की मांग उठ रही है। अपने भाषणों के लिए मशहूर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने सदन में 0 आवर नोटिस दिया है इसी मुद्दे पर। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर 0 आवर का नोटिस कोई सांसद दे सकता है। साथ ही खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट ललन सिंह ने इसी मुद्दे पर अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी मांग की है। जीतन राम मांझी भी ये इस बारे में मांग कर रहे हैं।
कास्ट सेंसस किस जाति के कितने लोग हैं इस देश में, इसकी गिनती है। ये अगर इतना अहम विषय है कि बिहार के दो विरोधी नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी इस पर एक साथ आ गए हैं, तो हमने सोचा कि इस बारे में कुछ बात की जाए, इसे समझा जाए। हमारे साथ हैं हमारे आज तक रेडियो के साथी कुलदीप मिश्र। कुलदीप, ये जाति जनगणना का मसला फिर से कैसे उठा, ये शुरुआत कहाँ हुई और अब ये आगे कहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो हुआ ये कि अभी 20 जुलाई को लोकसभा में सरकार से जाति जनगणना पर एक सवाल पूछा गया और उसके जवाब में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो भी बिहार से ही आते हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ये तय किया है कि जाति के आधार पर लोगों की गिनती नहीं होगी, सिवाय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, जो कि पहले से ही जिनकी गिनती होती आ रही है। तो सरकार की इस स्पष्ट ना ने एक कैटलिस्ट का काम किया इसके खिलाफ, और विपक्ष के ख़ासतौर से उन दलों की ओर से जो पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को जो अपनी टॉप प्रायोरिटी बताते हैं, ऐसे दलों ने इसका विरोध किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उसमें मुखर हुए। उन्होंने नीतीश कुमार का साथ मांगा, क्योंकि नीतीश भी अतीत में जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं। नीतीश ने उन्हें मिलने का समय भी दिया। जो शुक्रवार बीता है उस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक हुई और एक सहमति बनी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे इस विषय पर। मैं पहले एक बार सुनवाता हूं आपको कि शुक्रवार को इस मीटिंग के बाद तेजस्वी बोले क्या थे। जानवरों की गिनती होती है, अलग अलग जानवरों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है, हर धर्म में है उसकी गिनती होती है, SC ST की होती है, तो और सब जातियां जो पिछड़े अति पिछड़ी या अन्य वर्ग हैं वो क्यों छूटी रही इसमें तो सबको जानने का अधिकार है। उसी हिसाब से प्रोविज़न बजट का तो पैसा है एलोकेट किया जाएगा और अलग से योजनाएं चला करके इनका जन कल्याण होगा। तो ये मांग है और अब इसे केंद्र सरकार की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाने की बात हो रही है। तो जमशेद, अब देखना है कि मुलाकातें आगे बैठकें किस तरह से होती हैं। पर यह है कि सदन में जब पहले से पेगासस जैसे मुद्दे हैं और एक और नया मुद्दा अब केंद्र सरकार के सामने आ गया है जिससे उन्हें डील करना होगा, और वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जाति आधारित जनगणना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग को हो सकता है, OBC वर्ग को हो सकता है, क्योंकि संख्या में वो सबसे ज़्यादा कहे जाते हैं। और बीजेपी के लिए इससे डील करना तिरछा इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में बीजेपी को बड़ी संख्या में पिछड़ों का वोट मिलता है। वो अब वैसी पार्टी नहीं रह गई है, सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई है जैसा एक बार उसके बारे में कहा जाता था। तो बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि वो कैसे कास्ट सेंसस भी ना कराए, जो वो कराना नहीं चाहती अभी तक, और कैसे वो OBC वोटर्स को भी नाराज़ ना होने दे। बिल्कुल कुलदीप, जाति जनगणना की मांग कई दशकों से होती रही है। हमें याद है कुछ एक सालों में ये मुद्दा बार बार उठ कर आता भी है। इतिहास क्या कहता है, ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? देखें जमशेद, जनगणना हमारे यहाँ होती है हर 10 साल में, है ना, और उसका डेटा पब्लिक होता है। हर जनगणना में SC और ST इन दोनों वर्गों की गिनती भी होती है, पर इसके अलावा दूसरी जातियों की गिनती नहीं होती। आज़ादी से पहले होती थी। 1960 के दशक के बाद जब भारत में पिछड़ी जातियों की चेतना का उभार हुआ तो ये बात उठाई गई कि भाई भारत का जो पॉलिटिकल क्लास है वो तो अपर कास्ट डोमिनेटेड है, उसमें सबका प्रतिनिधित्व है ही नहीं। ये बात चलती रही, रिप्रेजेंटेशन को और मजबूत करने की बात आई। फिर करीब 2 दशक बाद मंडल कमीशन सामने आया जिसमें OBC की बात कही गई। कहा गया कि ये तो 52% तबका है और उनका भी सामाजिक दर्जा ठीक नहीं है। 90 में VP सिंह की सरकार थी, आप जानते हैं कि OBC रिजर्वेशन लागू किया गया। अब बात यह है कि अभी मौजूदा समय में NDA का पक्ष स्पष्ट है। UPA का पक्ष क्या था इससे पहले, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तो UPA के समय में वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं ने ये बात उठाई थी, जिसका विरोध तो नहीं किया था, पर काफ़ी कई तरह के वेग प्रश्न खड़े किए थे P चिदम्बरम ने। कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके बाद हालांकि, और ये तय हुआ था उस मीटिंग में कि जो जनगणना होती है उसमें नहीं, अलग से एक जाति जनगणना कराने पर सहमति बनी थी, जिसे कहा गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC। और करीब 5,000 करोड़ रुपए के बजट से ये गिनती कराई गई और रॉ डेटा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, जिसने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में। ये नाम आपने सुना होगा, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष।
तो उन्हें ये डेटा दिया गया कि आप इसे क्लासीफाई और कैटेगराइज कीजिए, देखिए इसमें एरर वगैरह तो नहीं है। लेकिन उसके बाद वो चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई, पूरा डेटा उसका सामने आया नहीं। और देखिए 10 साल में एक बार जनगणना होती है हमारे यहाँ, पिछली 2011 में हुई थी और अब 2021 में जनगणना होनी थी। लेकिन कोविड केसेस के बढ़ने की वजह से, पैंडेमिक का दौर है, वो टल रहा है मामला, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो 2022 तक टल जाए। तो जब भी होगी, अब करीब है, जनगणना होनी है, और इस बार मांग है कि अलग से नहीं हो। पिछली बार यूपीए के समय जैसा ना हो, इस बार मुख्य जनगणना में ही से शामिल कराया जाए। जी, और सरकार का रुख तो हमें पता है, हालांकि कारण नहीं बताया सरकार ने कि क्यों वो कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते। लेकिन और जो लोग हैं, जाति जो जनगणना का विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या दलीलें हैं, क्या समस्या वो इसमें देखते हैं कुलदीप? देखिए, इस बहस को समझना इतना मुश्किल नहीं है। जो लोग नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस हो, जाति आधारित जनगणना हो, उनकी दलील है कि इससे जातीय वैमनस्य बढ़ेगा। इस मसले पर केंद्र सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साथ लाए बिना, उसकी सहमति से बिना। और संघ क्या सोचता है इस बारे में, हाल फिलहाल में तो कोई ताज़ा बयान सुना नहीं, लेकिन 2010 में एक बार भैया जी जोशी ने कहा था, उस समय सर कार्यवाह थे, कि हम वर्गों की गिनती, वर्गों को दर्ज करने के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी गिनती को दर्ज करने के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम जातियों के हिसाब से लोगों की गिनती करने के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये कास्टलेस सोसाइटी के अवधारणा के ख़िलाफ़ है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते थे। लेकिन अब दूसरी धारा ये मानती है, जो कि चाहती है कि कास्ट सेंसस हो, कि जाति को इग्नोर करने से नहीं बल्कि उसे रिप्रेजेंटेशन देने से बराबरी आएगी। पहले डेटा इकट्ठा कीजिए, फिर उस डेटा के हिसाब से पॉलिसी बनाइए। तो वो कहते हैं कि जब जाति एक अहम सच है समाज का, आप तमाम फैसले इस बात पे ले रहे हैं। आप देखें कि तमाम चुनाव टिकट जातीय समीकरणों के आधार पर दिए जाते हैं, और जब आप दलितों की, आदिवासियों की गिनती कर ही रहे हैं, तो बाकी जातियों की गिनती करने से तो इसमें पारदर्शिता ही आएगी, बेहतर बजट आवंटन हो सकेगा, स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जा सकेंगे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए। बहुत लोग मानते हैं कि इससे रिजर्वेशन की जो बहस है उसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी। लेकिन इसका विरोध करने वालों का मानना है कि जाति जनगणना दरअसल आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का एक आधार पैदा करने की कोशिश है, कि जब ये तय हो जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या ओबीसीज की है, तो रिजर्वेशन का दायरा जो अभी 50% है, इसको भी बढ़ाने की मांग होगी, जो कि अपर कास्ट जातियां और उनके नेता शायद नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। कोरोना के डेली आ रहे आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जुलाई से अगस्त के बीच देश भर में 12,37,000 मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 13,08,000 मरीज ठीक हुए हैं और 24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जुलाई में सबसे ज़्यादा केस दूसरे हफ्ते में यानी कि 7 से 14 जुलाई के दौरान दर्ज हुए। इस हफ्ते 2,78,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रोजाना ठीक हो रहे मरीज रोजाना आ रहे कोरोना के आंकड़ों से कम है। देश के 46 जिलों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच एक नई स्टडी आई है। स्टडी बताती है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर इसी महीने अगस्त में आएगी, जिसका पीक अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ये स्टडी IIT हैदराबाद और कानपुर के मधु कुमल्ली विद्यासागर और मनेंद्र अग्रवाल ने मिलकर की है। आपको याद दिला दूं कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी इसका अंदेशा सटीक बैठा था, लेकिन ये स्टडी किस बेसिस पर की गई है? इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कमज़ोर रहेगी। तो इस स्टडी का आधार क्या है? हमने बात की है IIT कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल से, जो खुद इस स्टडी में शामिल थे। इसका सबसे पहला आधार तो ये है, जो कि अभी ICMR के सेरो सर्वे ने भी कंफर्म किया है, कि करीब 2/3 जनसंख्या को इम्यूनिटी आ चुकी है। तो अब अधिक लोग बचे नहीं हैं, अभी भी हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं है लोग जो कि ससेप्टेबल हैं। अच्छा, और हमने इसको मान के चला है आगे, जो हमारा मॉडल है सूत्र, उसमें किस प्रकार से आगे पैरामीटर वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसके 3 हमने सिनेरियोस बनाए हैं, और ये सिनेरियोस इस पे आधारित, इसमें 2 चीजें तो एक तो वैक्सीनेशन रेट जो अभी तक हुआ है, जुलाई तक का एग्जैक्ट नंबर्स हमें मालूम है, और जो प्रोजेक्टेड है अगस्त से दिसंबर तक कितने
लोगों को वैक्सीनेशन की संभावना है वो हम लेके चले। साथ ही साथ उसमें ये भी माना गया है, जैसे स्टडीज दिखा रही हैं, कि लगभग 60% लोग ही जो इनको वैक्सीन लगती है वो उनमें इम्यूनिटी पूरी तरह से आती है कि उनको इन्फेक्शन ही ना हो। दूसरी चीज, कुछ लोगों में जो इम्यून होते हैं उनमें इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है, तो कुछ छोटी संख्या होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, तो उसकी भी स्टडीज है, उसके आधार पे हमने उसका भी माना है। और फिर जो 3 सिनेरियो बनाए हैं वो ये हैं, इस पे आधारित हैं। पहला तो ये कि कोई नया वेरिएंट नहीं आता, जो डेल्टा वेरिएंट है यही चलता है, और धीरे धीरे अगस्त के अंत तक जाते जाते सब लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो जाते हैं, तब क्या होगा। दूसरा ये ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो है, मान के चले हम कि अगस्त के अंत तक एक नया 25% अधिक इन्फेक्शियस वेरिएंट आ सकता है, और जब आता है तो फिर क्या होगा। और तीसरा हमने इन दोनों के इंटरमीडिएट सिनेरियो लिया है, जिसमें कि नया वेरिएंट नहीं आता और वैक्सीन की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, होती है 60% की बजाय 50% लोगों को ही इम्यूनिटी दे रही है। तो इन तीनों सिनेरियोज को फिर हमने प्लॉट किया, तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि जो ऑप्टिमिस्टिक और इंटरमीडिएट सिनेरियो है, जिसमें नया वेरिएंट नहीं आता, उसमें तीसरी लहर ना के बराबर होगी। 50-60 हजार तक केसेस जाएंगे, अभी भी 40 हजार है, तो थोड़े से बढ़ेंगे बस और कुछ नहीं होगा। अगर नया वेरिएंट आता है, ज्यादा तेजी से फैलने वाला है, तब संख्या बढ़ सकती है और वो पहली लहर के आसपास की तक की संख्या हो सकती है। तो ये 3 सिनेरियोज हमने बनाए हैं। मनिंद्र जी, आपकी स्टडी बताती है कि तीसरी लहर अगस्त में आ रही है और अगस्त के 2 दिन तो लगभग बीत ही चुके हैं। ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? ऑब्वियसली हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना ही है, लेकिन और क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं? जिस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, 1,20,000, 1,30,000 अधिकतम, जो पेसिमिस्टिक सिनेरियो है उसमें भी, तो इस नंबर में हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई समस्या इस समय मुझे दिख नहीं रही है। हम लोग आराम से इस नंबर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ जगहों में, जैसे केरल है जहाँ पे इम्यूनिटी कम है, कुछ और स्टेट्स हैं, आसाम में भी इम्यूनिटी कम है, तो वहाँ पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि क्योंकि वहाँ संभावना है तेजी से और अधिक लोगों को हो जाए इन्फेक्शन। तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक ट्रैक करना कि भाई कहाँ पे कितनी तेजी से फैल रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाए। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है कि नहीं, उसकी ट्रैकिंग लगातार की जाए 2 तरीके से। एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा, और दूसरी मॉडलिंग के द्वारा, जिसमें कि ये निकाला जा सकता है कि कोई नया वेरिएंट, जैसे डेल्टा वेरिएंट जब आया तो दिसंबर जनवरी तक मॉडल में ये दिखना शुरू हो गया कि पैरामीटर वैल्यू बदल गई हैं नए वेरिएंट के अनुसार। तो उसी प्रकार से आगे भी मॉडलिंग जारी रखनी चाहिए। ये थे IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने जून 2019 से जून 2020 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। 2017 से ये सर्वे NSSO करा रहा है। इसका उद्देश्य देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापना होता है। इसमें वर्क फोर्स में उन लोगों को परिभाषित किया जाता है जो या तो अपना काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं। तो इस बार की रिपोर्ट के आधार पर किस सेक्टर में ज़्यादा हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, ये जाना हमने अपने आज तक रेडियो के साथी अमन गुप्ता से। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और जाहिर तौर पर जो ज़्यादा संख्या काम करने वालों की है जिस क्षेत्र में है वो कृषि का क्षेत्र ही है। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भारत के करीब 43% लोग लगे हुए हैं। और इसमें भी अगर हम राज्यवार बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, करीब 63% लोग हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वो इसी का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर 56% लोग कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं। सबसे कम जो आंकड़ा है वो है दिल्ली में, करीब 0.3% लोग ही हैं जो
खेती करते हैं। वहीं 57% लोग नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जहाँ पर वो नौकरी करते हैं या तमाम काम करते हैं। और इसमें भी जो सर्विस ट्रेड सेक्टर है उसमें 32% की हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और बाकी बचे लोग कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, 12% है इसका हिस्सा। और इसके अलावा 1% लोग अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। अमन, ये जानकारी एक पूरी तस्वीर पेश करती है कामकाजी वर्ग की, लेकिन भारत का एक दूसरा वर्ग भी है जो बेरोजगार है, उसको लेकर क्या आंकड़े दिए गए हैं इसमें? बेरोजगारी के आंकड़ों की अगर बात करें तो सभी राज्यों की जो कुल बेरोजगारी है वो 4.8% है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का है, 17.2%। और इसके बाद 14.2% उन लोगों की बेरोजगारी का आंकड़ा है जिनके पास कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनका हिस्सा पूरी बेरोजगारी में 12.9% है। और अगर राज्यवार बात करें तो दिल्ली में 13.5% लोग बेरोज़गार हैं, बिहार में 19.9% ये आंकड़ा है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 13.4 है, झारखंड में 14% है, उत्तर प्रदेश में 15.6 और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा 21.9% ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोज़गार हैं। और इसमें अगर ग्रामीण बेरोज़गारी दर की बात करें तो वो 17.4% है, शहरी बेरोज़गारी की दर है 18.7%। और ओवरऑल अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो महिलाओं में बेरोज़गारी दर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जिन लोगों में टेक्निकल स्किल है उनमें 70% जो मेल कैंडिडेट हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, जबकि महिलाओं में सिर्फ 38% महिलाओं को ही जिनके पास टेक्निकल स्किल है उनको रोज़गार मिल पाता है। बाकी जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिल ही नहीं पाता। बहुत शुक्रिया अमन गुप्ता। और अब वक्त हो गया है ओलंपिक अपडेट्स का। ओलंपिक अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं कुमार केशव। तो सबसे पहले बात हॉकी की। क्वार्टर फाइनल में इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया और इतिहास में पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस ऐतिहासिक जीत पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे टोक्यो से जुड़ गए हैं राहुल रावत। राहुल, भारतीय महिला हॉकी टीम की आज ज़बरदस्त जीत हुई है। हालांकि एक टीम गेम है और निश्चित तौर पर सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इस जीत के 3 नायक हैं, बल्कि एक नायक हैं और 2 नायिकाएं। नायक पर बाद में आएंगे और नायिकाओं की बात पहले करते हैं। इंडियन ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर का गोल तो निर्णायक रहा ही, लेकिन गोलकीपर सविता पुनिया का जिक्र भी उतना ही ज़रूरी है। कुल 9 बेहतरीन डिफेंस किए उन्होंने आज, क्या कहेंगे? जैसे आपने खुद ही कहा, ये टीम स्पोर्ट है, इसमें हर किसी का एक एक अपना अपना रोल होता है। आपने 2 नायिकाओं की बात करी और एक नायक की बात करी। उसी नायक से जो भारतीय टीम के कोच हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने खुद ये बात मानी कि देखिए टीम ने तो अपॉर्चुनिटीज में कैसे बनाया। और सविता की आपने बात करी उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस जो है आपका सिर्फ सविता का नहीं, पूरी टीम का बहुत जबरदस्त था। आपने एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली उनकी गोल मारने की, आपने गोल मारा। उसके बाद जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने अटैक करने की आपको कई बार कोशिश करी, आपने सर्कल पेनिट्रेट करने वो कर भी गए थे पर आप नहीं लगा पाए। कितने उनको पेनल्टी कॉर्नर मिले, स्पेशली जब आखिरी पल रह गए थे, कुछ मिनट्स रह गए थे, तब लग रहा था कि प्रेशर में कहीं इंडिया क्रैक ना कर जाए। पर इस हिसाब से इंडियन टीम ने डिफेंस किया, काबिले तारीफ था। और मैं वहां पे था, जो माहौल था मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि आप नेशनल स्टेडियम में हैं या फिर आप भुवनेश्वर उड़ीसा में किसी जहाँ पे पूरे पैक्ड हाउसेज होते हैं वहां पर है। हालांकि यहाँ पे पैक्ड हाउसेज नहीं थे, पर जितने भी लोग थे सब ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस इंडियन टीम को अप्रिशिएट किया। राहुल, इस जीत के जिस नायक की बात हम कर रहे थे वो हैं टीम के कोच शॉर्ट मारिन। 4 साल पहले जब वो महिला हॉकी टीम के कोच बने थे तो ज़्यादातर लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। आज उनकी तारीफ हो रही है और हो भी क्यों ना। तो ज़रा उनके बैकग्राउंड और 4 साल का जो टेन्योर रहा है उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं।
जी केशव, इसमें कोच का बहुत बड़ा रोल है और फॉरेन कोच अपॉइंट हुए थे 2017 में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि रोलैंड डॉल्टमन्स जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे उनको चलता कर दिया था। पर उसी समय मेरिन को क्या किया इन्होंने पुरुष हॉकी टीम के साथ लगा दिया था और हरेंद्र सिंह जो पुराने जो पूर्व हॉकी कोच थे उनको विमेंस टीम के लिए लगा दिया। पर अच्छी बात ये हुई कि समय रहते एक समय बाद मेरिन को वापस महिला हॉकी टीम के साथ लगाया। वो वापस आए, उन्होंने अपना काम किया और उनकी कमराडरी है जो इस टीम के साथ देखते बनती है। आप अगर आज भी देखें, जब वो आए मैदान पर पिच पे, जैसे ही आप जीत हुई, हर एक प्लेयर जो है उनके मतलब उछल उछल के उनके गले लग रहा था। और ये कमराडरी ही है, वो प्लेयर की सोच और साइकी समझते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं इस जीत को, इस टीम को एंजॉय करने देना चाहता हूँ, हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे, होपफुली हम सेमीफाइनल जीतेंगे भी, पर फिलहाल इस टीम के लिए मोमेंट बहुत बड़ा है और इनको एंजॉय करने देना चाहिए। तो उसमें वो बात है उनमें। और उस लिहाज से कोच का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जितना, देखिए फॉरेन कोच हैं, लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, पर स्पोर्ट में कहते हैं कोई लैंग्वेज, स्पोर्ट्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो इस लिहाज से मेरिन ने बहुत अच्छा काम किया है इस टीम के लिए। और जहाँ ला खड़ा किया है आज, उतना आई थिंक सबका योगदान है, फिर चाहे वो हर प्लेयर का हो, कप्तान का हो, गोलकीपर का हो, डिफेंडर का हो, मिडफील्डर का हो, फॉरवर्ड लाइन का हो, कोच का हो, सपोर्ट स्टाफ का हो, हर किसी का। अर्जेंटीना के साथ अगला मुकाबला है सेमीफाइनल में, तो क्या इस टीम में इतना दमखम है कि ये मैच निकाल ले जाए? देखिए, अगला मैच आपका अर्जेंटीना के अगेंस्ट है। अगर आप पुरुषों की बात करें तो मेंस हॉकी का टीम का मैच बेल्जियम के अगेंस्ट है। मैं मानना चाहूंगा कि बेल्जियम को इंडिया हरा सकती है मेंस हॉकी में, जो कल है आपका मैच। पर अर्जेंटीना एक अच्छी टीम है और इंडिया के ऊपर ऐसा नहीं कि इंडिया उनको हरा नहीं सकती। और अब आप ये देखिए ना, कॉन्फिडेंस कहाँ होगा इस टीम का। इस टीम ने अपने पूल में चौथा स्थान प्राप्त किया था इस इंडियन टीम ने, और दूसरे पूल से जो टॉप रैंक टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। आपने सबसे बड़ी टीम को बाहर कर दिया है और आप कॉन्फिडेंस देखिए आप कैसे हुआ। आप नेदरलैंड से खेले, आप उनसे हारे, एक करारी शिकर। उसके बाद अगला मैच आप जर्मनी से खेलते हैं 2-0। तीसरा मैच आप ग्रेट ब्रिटेन से खेलते हैं 4-1, जो आपके कोच खुद मान रहे थे कि ये भारतीय महिला हॉकी टीम का सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन है। उसके बाद आपने आयरलैंड से 1-0 से एक मैच जीता। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से 4-3 से आपने वो मैच निकाल लिया। तो उस लिहाज से आप देखें तो 3-2 से आपने मैच निकाल लिया। तो उस लिहाज से आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए सडनली एक मैच में। और ये एक टीम एफर्ट था जिसमें हर एक पुर्जा उस मशीन का, हर एक पुर्जे ने अपना काम किया है। और ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी ये जीत है। वो इन प्लेयर्स को पता था। आप अगले मैच की बात कर रहे हैं, कोच से हमने पूछा मैच खत्म होने के बाद कि ये इतनी एक्साइटमेंट हो चुकी है, इमोशंस इतने हाई हो चुके हैं, अब सेमीफाइनल भी खेलना है, उसको कैसे देखते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि इस टीम के लिए ये मोमेंट कितना बड़ा है, मैं इनको एंजॉय करने दूंगा, मैं उनको ये मोमेंट एंजॉय करने दूंगा। मैच के बारे में हम बाद में ध्यान देंगे, बाद में हम सोचेंगे कि मैच कैसे जीतना है और हमें पता है जीतना कैसे है। यानी उनको पता है कि उनको करना क्या है, उनकी गोल उनको पता है, पर अभी वो एंजॉय करने देना चाहते हैं। बिल्कुल, सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं लड़कियां और उनको पता है कि करना क्या है। बहरहाल हमें ये करना है कि सेमीफाइनल में इनकी जीत की दुआ करनी है। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। और अब अंत में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के अलावा आज क्या कुछ हुआ, भारत के लिए दिन कैसा रहा, सुनिए मोहम्मद इकबाल से। टोक्यो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत की महिला हॉकी टीम को छोड़ करके सभी ने निराश किया। भारत के लिए आज के दिन की शुरुआत ही बड़ी ख़राब हुई जब भारत की द्युति चंद महिला 200 मीटर हीट 4 में आखिरी पायदान पर रहीं और ओवरऑल वो 7वें नंबर पर रहीं। इसी के साथ वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकामयाब रहीं और जो उनसे एक पदक की उम्मीद की जा रही थी वो सपना अधूरा रह गया। हालांकि इसके बाद भारत के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई जब भारतीय महिला हॉकी टीम ने
ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए इतिहास रच दिया। इतिहास इस मायने में कि भारत की महिला हॉकी टीम ने पहली मर्तबा ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने इस मुकाबले में हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त बनाई थी और बहुत ही आक्रामक हॉकी खेलते हुए भारत ने उस बढ़त को अंत तक कायम रखा और भारत पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में है, जहां उनका सामना होगा अर्जेंटीना से। इसके बाद शूटिंग में भारत को निराशा मिली। संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पुरुषों के 50 मीटर 3 पोजीशन के फाइनल में प्रवेश करने में नाकामयाब रहे। ऐश्वर्य क्वालिफिकेशन राउंड में 21वें और संजीव 35वें बल्कि 32वें स्थान पर रहे। इसके अलावा घुड़सवारी में ज़रूर भारत के लिए फवाद मिर्ज़ा ने एक उम्मीद जगाई थी, वो फाइनल में थे, लेकिन अंत में जब फाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो वहाँ पर उनको हार मिली और फवाद मिर्ज़ा फाइनल मुकाबले में 23वें स्थान पर रहे। एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था कमलप्रीत कौर को डिस्कस थ्रो में, लेकिन फाइनल में वो 6ठे स्थान पर रहीं और वहाँ भी भारत को जो है पदक नहीं मिला, निराशा हाथ लगी। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो था वो 63.70 मीटर का रहा। कमलप्रीत के 3 थ्रो फाउल रहे। उन्हें मेडल हासिल करने के लिए 65.72 मीटर से ज़्यादा का थ्रो करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर आज ऐसा रहा भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में दिन। अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव और राहुल, और इकबाल आपका भी। आज तक रेडियो पर हम रोज यूं ही सुनाते रहेंगे आपको ओलंपिक अपडेट्स सीधे टोक्यो से। और इसी के साथ आज का दिन भर यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? क्या इसने आपकी जानकारी को बढ़ाया? क्या आपके पास हमें देने के लिए कोई सुझाव है बढ़िया सा, या आपके पास कोई शिकायत है? जो भी है खुलकर कहिए। आइए हमारे इनबॉक्स में मेल कीजिए radio@aajtak.com पर, और हाँ, सोशल मीडिया पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है हमारे साथी प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।